हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय भारतीय इतिहास और इस टाइटल से ये हमारा है सेकंड वीडियो। और इसमें जो फर्स्ट वीडियो है अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको हम स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से हमारा इतिहास पढ़ रहे हैं और मेन मेन पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नदी घाटी की सभ्यता। तो विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। ये सारी चीज़ें हम पहले स्टार्टिंग अपने शुरुआती क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट रिवीजन पर्पज से बहुत फास्ट मैं उन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करा दें ताकि जब एमसीक्यूज करते हैं तो वो सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं और इजीली हम एमसीक्यूज को भी लर्न कर पाते हैं। तो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो लगभग हम पढ़ रहे हैं 2500 साल पहले की बातें पढ़ रहे हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, नदी घाटी सभ्यता। और ये नगरों के नदियों के किनारे ही क्यों सारी नगर सभ्यताएं विकसित हुई थी, क्योंकि उसका कारण ये था कि नदी किनारे होने के कारण खेतों के लिए पानी की उपलब्धता से अधिक अन्न उत्पादन में मदद मिल जाती थी, व्यापार को बढ़ावा मिल जाता था और नगरों का विकास संभव हो सका था। और जलमार्ग सुलभ रहता था तो व्यापार में इजीली व्यापार हो जाता था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित रहता था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सन 1921 में इसकी खोज हुई थी और सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। सिंध प्रांत में ही ये भी प्रांत मिला था। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज भी पाकिस्तान में, कुछ आज पाकिस्तान में और कुछ जो है वो भारत में। तो भारत में जो पुरा स्थल है वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रोपड़ किस राज्य में पड़ता है। तो रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ये सभी पुरा स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल है। तो क्वेश्चन सेट हो जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल दायमाबाद, तो ये किस राज्य में, महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ मैंने नोट डाउन कर ली है, आप अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं एग्जाम पर्पज से। और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे। सबसे पहले इस सभ्यता के जो अवशेष थे वो हड़प्पा जगह से मिले थे, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ। और अब हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। मातृ शक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये सारी चीज़ें उस समय हड़प्पा सभ्यता में थी। जो उनके अवशेष हैं उनसे ये सारी इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय ऐसा कल्चर था। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। और सिंधु नदी के तट पर विकसित होने के कारण इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु नदी घाटी सभ्यता सेम ही चीज़ है। यही हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, इसलिए इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और सबसे पहले कपास का उत्पादन का श्रेय भी इसी को जाता है। सूती कपड़ों का ये लोग प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के अवशेषों से जो मिले हैं उनसे ये पता चलता है भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। और सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती, लेकिन हड़प्पा की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जो लिपियां हैं भारतीय लिपि वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो अब इसके आगे ये तो हो गई जो भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अब कुछ विश्व की भी प्राचीन सभ्यताएं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता, तो इसका जो समय है ये माना जाता है 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में। तो दजला फरात नदी किनारे विकसित हुई थी। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। अगला है मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का वरदान इसको कहा जाता है मिस्री सभ्यता को। और समूह को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले व मुलायम कपड़े से ढक देते थे इस सभ्यता के लोग। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं और इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ये सभ्यता अपने पिरामिड के लिए ज़्यादा फेमस है। अगला है क्रीट की सभ्यता। तो ये है महान द्वीप सभ्यता, भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ बर्तनों की दूसरे देशों में भी थी। अब नेक्स्ट आता है चीन की सभ्यता। तो यह सभ्यता हांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता। और कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। साटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना भी सबसे पहले चीन ने शुरू किया था।
तो ये रही सारी सभ्यताएं, और ये वीडियो यूज़फुल है सुपर टैट, यूपी टैट, जहाँ जहाँ भी जीएस आता है वहाँ सभी में ये यूज़फुल होगा। और वीडियो हेल्पफुल प्रूव हो रहा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली जैसे ही मैं अपलोड करूँ। अब हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का प्रारंभ हुआ, विकास हुआ। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय था 2500 से 1500 तक माना जाता है। मेन कहीं कहीं 1520 भी है, तो हम 2500 से 1500 तक माना जाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है वैदिक काल का समय। वैदिक काल का समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। अब वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला आदि की जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल में के समय वेदों और वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है, का पता चलता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति का विकास इस वैदिक काल में ही हुआ था। अब भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में उसको कहा जाता है, जो 7 नदियों का प्रदेश था उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। उसमें 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। एकदम एज इट इज़ लर्न कर लेना है कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये नदियाँ हैं। अब वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया। सहूलियत के आधार पर 2 कालों में बांटा गया, तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल का समय है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल का समय। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है जानना। और अब वेदों की संख्या 4 है, हम सभी लोग जानते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, और ऋग्वेद में हमको देवताओं को संबोधित करने वाली प्रार्थनाएं मिलती हैं जिन्हें ऋचा कहते हैं। और वेदों के इसके 10 भाग हैं, ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहते हैं। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया। इस तरह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया है। देवताओं से संबंधित या देवताओं को संबोधित जो प्रार्थना है वो किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। और उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? ऋचा कहा जाता है। इसके 10 भाग हैं जिन्हें हम मंडल कहते हैं। अगला है सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संस्कृति के जो सप्त स्वर है सा रे गा मा पा, तो ये सभी सामवेद में ही मिलते हैं, और संगीत का के बारे में हमें सामवेद से ही जानकारी मिलती है। अगला है यजुर्वेद। तो विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। और लास्ट आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन है। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना, यजुर्वेद में यज्ञ और उसकी विधियों का वर्णन है, सामवेद संगीत, भारतीय संगीत को बतलाता है, और ऋग्वेद जो है उसमें देवताओं को संबोधित करने वाली प्रार्थना है। अब वैदिक काल में रहन सहन कैसा था? तो जो आर्य लोग थे उनको आर्य कहा जाता है। तो उस समय के लोगों को, तो जो आर्य थे वो कबीलों में रहते और इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था, और इन कबीलों को जन कहा जाता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। तो और जो जन था, जन जन कहा जाता था। और वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन और तुर्वंश जन, इस तरीके से भरत जन, कई जनों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, उसे जनरक्षक कहा गया है। और एक जन जो है वो कई विष होते थे, एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विस्पति कहा जाता था। जन का मुखिया राजा हो गया, विष का प्रमुख विस्पति हो गया। और इसके बाद कई ग्राम मिलकर विष बनाते थे, कई ग्राम मिलकर के विष बनाते थे, मतलब कई सारे गांव विष के अंडर में होते थे। तो और गांव का जो मुखिया होता था, ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामणी कहते थे। और जो ग्राम थे वो कुल और ग्रह में विभाजित थे, और कुल और या ग्रह के मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था। तो इस तरीके से उस समय वैदिक काल में जो रहन सहन था और इकाई थी उस तरीके से डिवाइड थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला आता है वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी, और ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा था, और अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे थे। ये वैदिक काल में ऐसा हुआ था, और लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब उपनिषद की संख्या 108 है, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जैसे वेदों की संख्या 4 है उसी वैसे ही उपनिषदों की संख्या 108 है, ये भी याद रखना है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस उपनिषद से लिया गया है ये आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है।
अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सप्त सैंधव प्रदेश, तो जैसे सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों के जो स्थल था उनको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। उसी तरीके से दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उसको ब्रह्मऋषि, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का जो क्षेत्र उसको दक्षिणापथ, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण ओर का क्षेत्र को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। और हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वैदिक काल में जाने के लिए, वेदों में गायों को अधन्या कहा गया है। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे और गाय तथा बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे और ये उनकी समृद्धि का प्रतीक होते थे। तो वेदों में गाय को अधन्या कहा गया है। आई होप गाइस की वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा, और प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक और साथ साथ शेयर कर दें वीडियो को, ताकि और लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। और फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।